Okay, so welcome everyone. Let's begin to our first class. ओके, अभी अपन चालू कर लेते हैं अपनी पहली क्लास को जिसमें हम सी के बारे में और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया मेरे पुराने लेक्चर में कि हम सी के जितने भी चैप्टर जो सी को हम मेनली सी प्रोग्रामिंग बाय डेनिस रिच्ची बुक को फॉलो करने वाले हैं और इसमें चैप्टर वाइज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो पहला चैप्टर हमारा ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन है जिसमें हम गेटिंग स्टार्टेड, वेरिएबल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, फोर स्टेटमेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट, ये चार मेन टॉपिक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। और इनमें बहुत सारे कुछ टाइप के टॉप क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे इस क्लास के बाद। आई एम होपिंग दैट अगर किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन होता है देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके, देर आर टू okay division of the questions. One is the basic one. बेसिक वन में आपको ऐसे क्वेश्चन जो कि बेसिक इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, कुछ एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस भी हैं जो कि एक्सपर्ट इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। इनको मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा और इनके आंसर्स भी शेयर करेंगे और इन पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कुछ मस्ट रीड एडिशनल डेटा भी है मेरे पास, उसके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। और कोई भी इम्पोर्टेंट नोट्स अगर हमको लगा कि आज हमको कोई टॉपिक है, कोई इम्पोर्टेंट नोट्स है जो कि नोट आउट करना चाहिए और आप सब लोगों के लिए शेयर करना चाहिए, देन वी विल टेक इट हियर। ओके, सो टॉपिक लिस्ट हमारी क्या क्या है, हमें गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम बाय दिस वन, लेट मी जूम इट। ओके ओके, सो हम चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ। फाइन, ओके, ठीक है। सो एज यू पीपल नो कि जब कभी भी हम कोई भी नई प्रोग्रामिंग को सीखने की कोशिश करते हैं, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला प्रोग्राम जो हर किसी लैंग्वेज में लिखने के लिए आता है हमारे पास या हम लिखते हैं वो होता है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। प्रिंट द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। सी में भी इस हिसाब से हमको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना है। ओके, सबसे ज़्यादा टफ पार्ट क्या है सी में लिखने के टाइम पे, कि हम प्रोग्राम को कहीं भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दैट्स वन थिंग। ओके, इसको हम कंपाइल कर सकते हैं सक्सेसफुली। कंपाइल करने के बाद जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी उस फाइल को आपको रन करना है और रन करने पे आप जो भी आउटपुट प्रोग्राम से चाहते हैं वो प्रोग्राम आपको मिलेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग टू दिस सी, लेट मी टेल यू कि हमने इससे पहले पाइथन पढ़ी थी, उसके लेक्चर्स अवेलेबल भी हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, इसमें हमारे पुराने सेशन पाइथन का ही सेशन था। उसमें क्या था कि जब कभी भी हम पाइथन का कोई भी कोड किसी भी प्रोग्रामिंग टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखते थे और उसे डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ सेव करते थे फाइल को, तो हम उसे पाइथन फाइल नेम डॉट पी वाई डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेते थे और हमको आउटपुट मिल जाया करता था। क्यों? क्योंकि वो एक इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज थी, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सी टोटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन बोथ? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जिनमें आपको अपने प्रोग्राम को प्रॉपरली पहले कंपाइल करना पड़ता है। सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद वो डायरेक्टली कंपाइल होने के बाद आपको आउटपुट नहीं देती हैं, वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करती हैं। उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को आप कहीं भी ले जा सकते हो और उसे कम रन कर सकते हो। रन करने पर ही आपको आउटपुट मिलता है। जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है कि आपको कंपाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप पाइथन लगा करके, जैसे हमने पाइथन के बारे में देखा था, डायरेक्टली आप फाइल को रन कर सकते हो और उससे आउटपुट ले सकते हो। किसी भी टाइप की कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल बीच में क्रिएट नहीं होती है। ओके, सो ये यहाँ पे मेरा जो मैंने हाईलाइट किया है, मेनली मुझको ये बात बतानी थी यहाँ पर, ये आपके
बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। ओके, तो किस तरीके से हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं तो आप सबने मेरे हिसाब से देख भी रखा होगा सी में। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं एक एक करके इस पॉइंट्स को समझाऊंगा। तो हमको क्या है, सबसे पहले हेडर फाइल लिखनी होती है। क्यों हम हेडर फाइल लिखते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मेन फंक्शन लिखते हैं हम, क्यों हम मेन फंक्शन लिखते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। और इस तरीके से प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा जाता है। ओके, तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने बोला, हमने यहाँ पे वो भी ऊपर पढ़ा कि प्रोग्राम को टेक्स्ट में कहीं भी आप लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट, उसको आपको कंपाइल करना है। तो अगर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप किसी भी विंडोज का कोई भी सॉफ्टवेयर सी के कोड को कंपाइल करने के लिए यूज कर सकते हो, बट बेटर जैसा कि सारी की सारी कंपनियां करती हैं, हम यूनिक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करेंगे और उसी हिसाब से सीखेंगे कि कैसे कोड को कंपाइल किया जाता है। तो अब आपको सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि यू मस्ट क्रिएट द प्रोग्राम इन ए फाइल हुज नेम एंडेड इन डॉट सी। तो ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको किसी भी टेक्स्ट में फाइल को, प्रोग्राम को लिखने के बाद उस फाइल को एंडिंग विद डॉट सी आपको सेव करना है। दैट्स, जैसे कि मैंने ये वाला कोड लिखा और इस कोड को मैंने सेव कर दिया हेलो डॉट सी के फॉर्मेट के रूप में, ठीक है कि नहीं। अब उसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइल करने का तरीका क्या है, सीसी स्पेस फाइल का नेम, सिंपली। अच्छा, लिनक्स में एक जीसीसी भी होता है। जीसीसी एक्चुअली सीसी का एक्सटेंडेड वर्जन है और आप जीसीसी यूज करके भी कंपाइल कर सकते हो। जीसीसी इंटरनली सीसी का ही यूज करता है। ओके, अब क्या कहता है ये कि कोड को कंपाइल करने के बाद इसको रन करने के लिए एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बननी चाहिए। तो हाँ, ये हम यहाँ पे ये किताब भी आपसे ये कह रही है कि कंपाइलेशन विल प्रोसीड साइलेंटली। अगर आप किसी भी टाइप का कोई एरर या मिस स्पेलिंग और कुछ भी नहीं कर रहे हो तो उस मोमेंट पे कंपाइलेशन साइलेंटली प्रोसीड हो जाएगा, आपको कोई एरर थ्रो नहीं करेगा और वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करेगा ए डॉट आउट। ओके, बाय डिफॉल्ट कोई भी आपका कोड हो, डॉट सी से आपने एक्स वाई जेड किसी भी नाम के फाइल नेम को डॉट सी से आपने रखा हुआ है, डॉट सी से सेव किया हुआ है, उसे जब आप सीसी लगा करके कंपाइल करोगे तो बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ए डॉट आउट ही क्रिएट होगी एग्जीक्यूटेबल फाइल। ए के ऐसा नहीं होगा कि आपका हेलो डॉट सी है तो हेलो डॉट आउट क्रिएट हो गया, नहीं, एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑलवेज ए डॉट आउट फिक्स इसी नाम की क्रिएट होगी, ये आपको याद रखना है। हाँ, मैं ये आगे की बताऊंगा आपको कि अगर आपको ए डॉट आउट नहीं किसी अलग नाम से क्रिएट करनी है तो उसे कैसे क्रिएट किया जाता है, वो अपन आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से कंपाइल कर रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि ए डॉट आउट की ही एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होगी। ओके, इस ए डॉट आउट को जब आप सिंपली रन करोगे ए डॉट आउट लिख करके तो ये आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, ठीक है कि नहीं। यहां तक हम लोग इसके बारे में इतना पढ़ चुके हैं। तो अब एक काम करते हैं, अपन इसको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसी हिसाब से रन करके देख लेते हैं। ओके, सो बिफोर गोइंग टू दिस आई एम क्लोजिंग इट अगेन। मैंने आपको बताया था कि पाइथन के सेशन के स्टार्टिंग के 2 लेक्चर, मेनली पहला और दूसरा, दोनों लेक्चर में मैंने पुटी AWS के क्लाउड पर फ्री AWS क्लाउड की क्रिएट करके और उसमें VM क्रिएट करके और उसे पुटी एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस करने का तरीका सिखाया है। आप वहां पर जाएं और वहां पर जाकर के पहले 2 सेशन लें जिससे कि आप पुटी से अपने VM को कनेक्ट कर सकें। ये VM पर ही हम आगे की सारी अपनी कोडिंग करेंगे, ठीक है कि नहीं। मैंने ये भी बताया है आपको कि किस तरीके से उसी लेक्चरों में, स्टार्टिंग के 2 लेक्चरों में मैंने बताया है कि आप एक नई स्क्रीन कैसे क्रिएट करोगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर। मैंने ये भी बताया वहाँ पर कि स्क्रीन का फ़ायदा क्या होता है कि कभी भी आपका किसी भी नेटवर्क इश्यू के कारण अगर विंडो, पुटी की विंडो जैसे डिस्कनेक्ट हो जाती है तो भी आपका डेटा वहीं के वहीं ओपन रहता है और आप दोबारा से उस पर लॉग इन करके दोबारा से सेम उसी प्लेस पे जा सकते हो जिस प्लेस पे आपकी विंडो डिस्कनेक्ट हुई थी।
ठीक है कि नहीं। तो अब देखिए जैसे कि हमें स्क्रीन को कनेक्ट करना है तो स्क्रीन -dir और मैंने ये स्क्रीन का नाम यहाँ पर लिखा तो मैं वहीं पहुँच गया, ठीक है कि नहीं। अभी क्योंकि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हैं तो आपको चिट शीट चाहिए लिनक्स की, क्या क्या कमांड होते हैं, किस तरीके से फोल्डर क्रिएट किए जाते हैं, किस तरीके से फाइल क्रिएट की जाती है, इन सब के लिए आपको एक चिट शीट लिनक्स की, ये मैंने पाइथन सेशन में सभी लोगों को बोला था, वहाँ पे लोगों को बताया भी है, यहाँ भी मैं धीरे धीरे सारे के सारे कमांड आपको बताता चलूँगा। लेकिन आप लिनक्स के कमांड की चिट शीट गूगल से डाउनलोड कर लें और वहाँ से एक एक करके कमांडों को देखते जाएं और यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से उनका अपन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो देखिए क्योंकि मुझे सी से रिलेटेड सारी की सारी कोडिंग करनी है तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मेरा एक सी का फोल्डर पहले से बना हुआ है उसको मैंने हटा दिया, ls करके हम देखते हैं कि अपने कितने सारे फोल्डर यहाँ पे बने हुए हैं। अभी आप देखोगे, ओके मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, इसकी फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखे। ओके फाइन, ओके नाउ अगर आप ls करके हमने देखा तो यहाँ पे देखिए किसी भी टाइप का कोई भी सी से रिलेटेड हमारा फोल्डर नहीं है, ठीक है कि नहीं। mkdir कमांड है जिसके द्वारा सी का फोल्डर क्रिएट किया जाता है। तो मैंने ls किया दोबारा से तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक सी नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया है, ठीक है कि नहीं। ये फोल्डर है क्या है, अगर इसका पता लगाना है आपको तो फाइल और वो नाम जो भी है आप वो लिखिए तो वो बता देगा सी एक डायरेक्टरी है, ठीक है कि नहीं। अब हम सी में अंदर गए, हमने देखा तो वहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कोई फाइल बनाई नहीं है। अब अपन सेम hello डॉट सी नाम की एक फाइल बनाते हैं क्योंकि यहाँ हमने देखा है, यहाँ हमको पता है कि जो भी आप फाइल लिखोगे वो किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट में या टेक्स्ट एडिटर पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे विम टेक्स्ट एडिटर का यूज करने वाले हैं। बेस्ट वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, आपकी फाइल को डॉट सी के नाम से सेव करना है, hello डॉट सी इस तरीके से। तो अपन ने भी hello डॉट सी लिख लिया। ओके नाउ अपन चलते हैं कि इसकी पहली लाइन क्या है, अपन को स्टूडियो डॉट एच को इंक्लूड करना है। ओके इंसर्ट मोड ऑन किया हमने, हैज इंक्लूड, ओके फाइन। दूसरी लाइन में उन्होंने मेन फंक्शन लिखा है, मैं भी आपके लिए मेन फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है कि नहीं। ओके इस तरीके से मैंने मेन फंक्शन लिखा और उसमें मैंने एक प्रिंट एफ का प्रोग्राम लिख दिया। ओके फाइन हेलो वर्ल्ड, इसी हिसाब से इन्होंने एक न्यू लाइन करेक्टर का यूज किया है। इनके बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा आगे आपको, लेकिन जैसा कोड यहाँ लिखा हुआ है मैंने उसी हिसाब से कोड लिख दिया और इस फाइल को मैंने $WQ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा करके सेव कर दिया है। ये आपको सारे की सारी विम चिट शीट, लिनक्स चिट शीट वहाँ से चीज़ें मिलेंगी। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, किसी भी फाइल को विम एडिटर में ओपन करने के लिए विम स्पेस hello डॉट सी ऐसे फाइल का नेम देना पड़ता है। एंटर दबाओगे आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी। अगर नई फाइल है तो कुछ कंटेंट नहीं आएगा, पुरानी फाइल है तो वो पूरा कंटेंट ओपन हो जाएगा। इस फाइल में कुछ भी लिखने के लिए आई दबा करके आपको इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा, तभी जा करके आप इसमें कुछ लिख सकते हो। एस्केप दबा के आप उस मोड से बाहर आ सकते हो, जैसे हम इंसर्ट मोड में गए तो इंसर्ट मोड से बाहर आना है हमको तो एस्केप दबाना है इस तरीके से। और $WQ एक्सक्लेमेशन मार्क लिख करके आप फाइल को सेव एंड क्विट कर सकते हो, यानी कि सेव फाइल से बाहर आ सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो hello डॉट सी हमारा यहाँ पर बन गया है। अब इन्होंने क्या कहा कि cc hello डॉट सी इस तरीके से आपको यूनिक्स में कोड को कंपाइल करना है। फर्स्ट स्टेप टेक्स्ट में लिखना है, सेकंड स्टेप उसे कंपाइल करना है। कंपाइल करने पर आपको a.out नाम का एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होगा। ओके तो बिफोर कंपाइलिंग हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास कोई a.out नाम का कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल अभी नहीं है। बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पे hello डॉट सी नाम की एक ही फाइल है। तो अपन cc hello डॉट सी
ये जैसे ही एंटर किए तो देखिए साइलेंटली, क्योंकि हमने कोई एरर नहीं है उसमें, हमने मिस स्पेल नहीं किया, कहीं पे कोई किसी भी टाइप का प्रोटोकॉल फॉलो किया है, पूरा जो सी का है उसको फॉलो किया है हमने, कोई गलती नहीं की है, तो साइलेंटली ये कंपाइल हो गया। अभी एलएस करोगे तो आप देखिए यहाँ पे ए डॉट आउट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। ये आपकी सी की एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ओके, अब इस ए डॉट आउट को आपको क्या करना है, कॉलन इस पे ए डॉट आउट, आप यहाँ पे जैसे ही इसको रन किए तो देखिए ये यहाँ पे आपको हेलो वर्ड दे दिया। ठीक है कि नहीं, किसी भी एग्जीक्यूटेबल को लिनक्स में रन करने का ये ऐसे तरीका है। आप ए डॉट आउट ऐसे लिखोगे तो वो आपको पता, उसको पता नहीं लगेगा कि ये क्या फाइल है, कैसे है, इसीलिए आपको ए डॉट आउट इस तरीके से कॉलन स्लैश ए डॉट आउट लिखना है। तो वो सिंपली जो आपका आउटपुट आना चाहिए उसको आपको दिखा दिया, है ना। यही 3-4 स्टेप इसने बताए थे, अपन ने तीनों चारों स्टेप्स को फॉलो कर लिया। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग, इतना हम हर जगह पे पढ़ते हैं। ओके, लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनको हम स्किप कर देते हैं। तो अब आगे आने वाला जितना भी कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको जरूर समझना है बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला पॉइंट है मेन फंक्शन। ओके, इसने क्या बताया है कि मैंने बोला मेन फंक्शन, पहले तो फंक्शन क्या होता है। तो इसने बताया है कि जो सी का प्रोग्राम होता है, वॉट एवर इट साइज, कुछ भी इसकी साइज हो, वो मेनली फंक्शंस और वेरिएबल से ही मिलकर के बना हुआ होता है। दैट्स द वन थिंग। फंक्शन और वेरिएबल के अलावा और कुछ भी नहीं होता सी के प्रोग्राम में, सारा का सारा इन्हीं से मिलकर के बना हुआ होता है। फंक्शन क्या है, फंक्शन कंटेन्स स्टेटमेंट दैट स्पेसिफाई द कंप्यूटिंग ऑपरेशन टू बी डन। स्टेटमेंट्स को एक जगह पे रख करके एक कंटेनर बनाया हुआ है, उसे हम फंक्शन कहते हैं। और उसका काम क्या है, कुछ ऑपरेशन को कंप्यूट करना, कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करना। वेरिएबल स्टोर्स वैल्यूज यूज ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन के टाइम पे कुछ वेरिएबल्स भी डिफाइन किए जाते हैं जो कि वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ठीक है कि नहीं। फोर्ट्रेन में प्रोसीजर फंक्शंस, पास्कल, पास्कल में भी फंक्शन थे, फोर्ट्रेन लैंग्वेज में प्रोसीजर्स थे, उनको ही सी में फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज, नॉर्मली यू आर एट लिबर्टी टू गिव फंक्शंस वॉट एवर नेम यू लाइक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो जो आपको पसंद है। ठीक है कि नहीं, लेकिन मेन इज स्पेशल। बिना मेन के अगर आप सी का कोड लिख रहे हो तो आपका कोड कंपाइल नहीं होगा। क्यों, योर प्रोग्राम बिगिंस एग्जीक्यूटिंग एट ए बिगिनिंग ऑफ मेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कोई भी कोड ऐसा लिखा जा सकता है जो बिना मेन के हो सी में, आप आंसर दोगे कि नहीं ऐसा नहीं लिखा जा सकता। तो आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा उसके बाद कि कभी आपने कोशिश किया है, ट्राई किया है इस तरीके का कोड लिखने का, क्या एरर थ्रो करता है वो, क्या कंपाइलेशन एरर आती है, क्या वो साइलेंटली बोल देता है, किस तरीके की कंपाइलेशन एरर देता है, क्यों ऐसा देता है वो। तो आपको बताना है कि पहली बात तो कि मेन से ही आपके हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट होती है ना। एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव द मेन समवेयर, इसलिए मेन कहीं ना कहीं सारे प्रोग्राम्स में होना चाहिए। ओके, नाउ अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं अपन, एक विदाउट मेन डॉट सी का एक नया फाइल लिख देते हैं जिसमें हम मेन फंक्शन नहीं रखेंगे। ओके, तो इन्होंने बोला ओके, हमने क्या है एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया। ओके, इसके बाद हमने एक नया फंक्शन लिख दिया ऐड, इसमें एक इंट ए कॉमा इंट बी, इस तरीके से हमने वेरिएबल ले लिए। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या ये इंट है, क्या ये कहाँ, क्या ये वेरिएबल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बस मेन पॉइंट आपको ये रखना है कि यहाँ पे एक ऐड नाम का फंक्शन है। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ए प्लस बी रिटर्न करता है। ठीक है कि नहीं, और इसको हम सिंपली अभी हम सेव कर देते हैं। मैंने इसमें मेन फंक्शन को नहीं लिखा है, आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो, है ना। अब मैं सिंपली सी सी विदाउट मेन डॉट सी से मैंने इस कोड को कंपाइल किया। कंपाइल करने पर देखिए वो साइलेंटली कंपाइल नहीं हुआ।
क्या कह रहा है वो, यूज अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन, ये एरर थ्रो करता है सी। सी में स्टार्ट करने के लिए इसको मेन फंक्शन की जरूरत है, और मेन फंक्शन हमारे बिल्कुल कहीं कोड में डिफाइन है नहीं, इस कारण से इसने ये एरर थ्रो की है। तो एक काम करते हैं, अब अपन को जब ये एरर मिल गई तो हम एक मेन फंक्शन इसमें ऐड कर देते हैं, और वहां से सिंपली हम int sum इक्वल टू ऐड 2,3 इस तरीके से कॉल कराते हैं, और फिर printf में इसको ठीक है ना, और इसको रिटर्न 0, इस तरीके से हमने कोड को लिख दिया यहाँ पर। और अब हम मेन फंक्शन के साथ कोड को कंपाइल कराने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये कोड नया है, ओके फाइन, नाउ द पॉइंट इज कि मैंने पहले, मेरे पास hello.c था, विदाउट मेन डॉट सी था, विदाउट मेन डॉट सी मैंने नया लिखा है। आप देखिए hello.c को जब मैंने कंपाइल किया था तो a डॉट आउट मेरा बना था, ठीक है कि नहीं। जैसे ही मैंने विदाउट मेन डॉट सी को कंपाइल किया, ए डॉट आउट खत्म हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया पुराना वाला, ओके। और नया वाला ए डॉट आउट बनना चाहिए था, लेकिन मेन डॉट सी पूरी तरीके से कंपाइल नहीं हो पाया, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो वो कभी भी रनेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट ही नहीं किया। यहाँ पे डेनिस रिड्ची में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर साइलेंटली पूरी तरीके से चीजें कंपाइल हो जाती हैं, तभी वो एग्जीक्यूटेबल फाइल ए डॉट आउट क्रिएट करता है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि कंपाइल नहीं हुआ हमारा, तो ए डॉट आउट उसने नहीं क्रिएट किया। अभी अपन देख लेते हैं दोबारा से कंपाइल करने की, इस बार साइलेंटली कंपाइल हो गया है। तो अब आप देखेंगे तो ए डॉट आउट क्रिएट हो चुका है, ये रहा ए डॉट आउट, है ना। और इस ए डॉट आउट को आप अगर रन करोगे इस तरीके से, तो देखिए सम इक्वल टू 5 ये मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है कि नहीं। तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना है कि अगर आप बिना मेन फंक्शन के कोड को रन करते हो, यहाँ पर मैंने एक टॉप क्वेश्चंस में बेसिक में ये लिखा हुआ है कि ओके, हाउ टू कंपाइल ए सी कोड ऑन यूनिक्स एंड मेक यूजर डिफाइंड नेम एग्जीक्यूटेबल, ओके। तो हम कंपाइलेशन तो सीख चुके हैं कि किस तरीके से इसको कंपाइल किया जाता है, ठीक है कि नहीं। तो अब मैंने यहाँ पे एक एक्सपर्ट क्वेश्चंस में ये लिख रखा है कि व्हाट विल हैपन इफ वी वोंट राइट मेन फंक्शन इन आवर प्रोग्राम। अगर हम प्रोग्राम में अपने में मेन फंक्शन नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, क्या कंपाइलेशन एरर आएगा? बिल्कुल कंपाइलेशन एरर आएगा, हमने देखा है। क्यों आएगा? क्योंकि सी का कोड हमेशा मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूट करना बिगिन करता है, चालू करता है, राइट। तो सी में मेन फंक्शन होना चाहिए। किस टाइप का कंपाइलेशन एरर आएगा? अनडिफाइंड रेफरेंस ऑफ मेन फंक्शन करके कंपाइलेशन एरर आता है, ठीक है कि नहीं। अब अपन आगे चलते हैं, एक एक चीज को देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए आपके लिए एक स्टूडियो डॉट एच हमने लिखा था, ये क्या है? ये tells the compiler to include information about the standard input output library। आपको मैंने पाइथन में भी लाइब्रेरी पढ़ाई थी। लाइब्रेरी ऐसी कुछ फाइल्स अलग से लिखी हुई होती हैं जिनमें कुछ डेफिनेशंस रहती हैं, और उन फंक्शन डेफिनेशंस को हम अपनी किसी और फाइल्स में रीयूज करते हैं। तो ऐसी ही इनपुट आउटपुट फंक्शन जितने भी हैं, जैसे printf हुआ, scanf से इनपुट लिया जाता है और printf से आउटपुट दिखाया जाता है। तो इस तरीके के फंक्शन सारे के सारे इस st का मतलब स्टैंडर्ड, std का मतलब स्टैंडर्ड, i मतलब इनपुट, o मतलब आउटपुट, है ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर लिखे हुए हैं। इसी कारण से हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो अगर ये बात है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि हम अपने इस कोड में से इस स्टूडियो डॉट एच को इंक्लूड नहीं करके देखते हैं, क्या ये कोड कंपाइल होता है। ओके, मैंने ये हटा दिया और इसको cc विदाउट मेन डॉट सी दोबारा से करने की कोशिश की। देखो इसने बाकायदा यहाँ पे वार्निंग दे दी, यहाँ इसने बोल दिया इनकम्पेटिबल implicit declaration of built-in function printf का। और देखो इसने बाकायदा सजेशन भी दिया है कि include studio.h
और प्रोवाइड ए डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटफ। या तो आप प्रिंटफ का डिक्लेरेशन हमको प्रोवाइड करा दो, या फिर आप स्टूडियो डॉट एच को इंक्लूड कर दो। अदरवाइज इस तरीके से इसने एरर यहाँ पर थ्रो कर दी, ठीक है कि नहीं। तो आपको क्या है इसमें, जैसे हमने इसको इंक्लूड किया, अब उसके बाद आप देखोगे दोबारा हम कंपाइल करेंगे तो साइलेंटली वो कंपाइल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज हैं और इनको आपको एज ए प्री प्रोसेसर मतलब ये हेडर फाइल के तौर पे आपको इंक्लूड करना है। ओके, स्टूडियो डॉट एच के अलावा भी बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं अलग अलग, जैसे मैथ के ऑपरेशंस के लिए मैथ डॉट एच है। इस तरीके से अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस के लिए अलग अलग टाइप के हेडर फाइल्स अवेलेबल हैं। तो आपको उसी हिसाब से उन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है, ठीक है कि नहीं। अभी अपन आ जाते हैं इस पे ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। मेन फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया, ये हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम बिगिन करेगा काम करना, ठीक है कि नहीं, एग्जीक्यूट करना। हेलो वर्ड ये क्या है, उस हर एक फंक्शन की डेफिनेशन हमने यहाँ देखी थी। तो फंक्शन क्या है, स्टेटमेंट्स को कंटेन्स करता है, तो ये हेलो वर्ड कंटेन किया हुआ है और इस तरीके से ब्रैकेट वन ओपन ब्रैकेट क्लोज इस तरीके से हमने। तो देखो द स्टेटमेंट ऑफ ए फंक्शन आर एनक्लोज इन ब्रेसेस, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ब्रेसेस लगा रखे हैं, ठीक है कि नहीं। ओके, ये सारी की सारी बात इन्होंने यहाँ पर बताई हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि printf इज ए लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी का फंक्शन है दैट प्रिंट आउटपुट इन दिस केस द स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स बिटवीन द कोड्स। तो इस कोड्स के अंदर जो ये स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर की स्ट्रिंग है, इसको प्रिंट करने के लिए हमने लाइब्रेरी फंक्शन printf का यूज किया है, ठीक है कि नहीं। अब देखो इस ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन डबल कोट्स लाइक हेलो वर्ड दिस इज कॉल्ड ए कैरेक्टर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है कि नहीं। तो जो चीजें डायरेक्टली इस तरीके से पूछी जाती हैं, इनको आप सिंपली अपने इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर नोट कर लीजिए। आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपके लिए इसको शेयर कर दूंगा। ओके, सो फाइन। ओके, नाउ printf। ओके, अब देखो स्लैश एन हमने क्यों लिखा, पॉइंट, राइट। हमें समझ में आ रहा है कि हेलो वर्ल्ड लिख रहे हो, ठीक है। स्लैश एन तो कहीं प्रिंट हुआ नहीं जब हमने प्रिंट कराया है। आप देखेंगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डॉट सी में मैंने प्रिंट कराया था हेलो वर्ल्ड स्लैश एन। लेकिन अगर मैं हेलो वर्ल्ड डॉट सी को कंपाइल करूं और ए डॉट को आउट को चलाऊं तो ओनली हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है। कहाँ है स्लैश एन, स्लैश एन क्यों नहीं प्रिंट हुआ। तो स्लैश एन का मतलब क्या है सी में, ये न्यू लाइन कैरेक्टर को बताता है। स्पेशली कुछ कैरेक्टर्स फिक्स हैं सी में, वो कुछ मीनिंग रखते हैं। स्लैश टी टैब को दिखाता है, स्लैश एन न्यू लाइन को दिखाता है, न्यू लाइन कैरेक्टर को दिखाता है। अच्छा, ऐसा क्यों है, न्यू लाइन कैरेक्टर की जरूरत क्यों है, क्यों क्यों नहीं हम इस तरीके से नया लाइन इस लिख करके देते हैं। तो सी में इस तरीके से अगर आपने लिखा तो वो आपको कंपाइलेशन एरर प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है कि नहीं। तो आपको नई लाइन के लिए हमेशा स्लैश एन का ही यूज करना है। जैसे कि अब मैं बताता हूँ आपको, हमने एक कोड लिखा है विदाउट सी और इसको हमने चलाया तो देखिए यहाँ पे ये सम 5 के बाद वही सेम लाइन में लिखा हुआ गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता लगा यार कि ये तो भद्दा दिख रहा है, अब मुझे इसमें ऐसा होना चाहिए कि ये न्यू लाइन में दिखे। तो मैंने यहाँ स्लैश एन ऐड कर दिया। अब स्लैश एन ऐड करने के बाद मैंने दोबारा से कंपाइल किया और ए डॉट आउट को चलाया तो देखिए ये एक नई लाइन में प्रिंट हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो स्लैश एन हमारा क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर को दिखाता है। ओके, आप आइदर तो इस तरीके से लिख लें, है ना। प्रिंट एफ, अब देखिए प्रिंट एफ कभी भी न्यू लाइन कैरेक्टर ऑटोमेटिकली सप्लाई नहीं करता। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जान लें, क्योंकि पाइथन में और सी में बहुत सारे लोगों को इस टाइप का कंफ्यूजन होता है। सी में printf कभी भी न्यू लाइन कैरेक्टर ऑटोमेटिकली सप्लाई नहीं करता। इस तरीके के क्वेश्चन आपके
ABCD रिलेटेड जैसे सी के जो भी टेस्ट होते हैं ना, उन टेस्टों में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये याद रखना है। तो आप क्या है, सिंपली अगर 3 इस तरीके के स्टेटमेंट भी दे रहे हो ना, तो हेलो कॉमा आपने पहले दे दिया, वर्ड फिर दे दिया, फिर स्लैश एन दे दिया, तो भी वो आइडेंटिकल आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट एफ न्यू लाइन करेक्टर ऑटोमेटिकली सपोर्ट नहीं करता है, वो सेम ही लाइन में लिखता जाएगा। तो देखिए स्लैश टी टैब के लिए होता है, स्लैश बी बैक स्पेस के लिए होता है, स्लैश दिस डबल कोट के लिए होता है, स्लैश स्लैश अगर आपको जैसे स्लैश ही प्रिंट करना है तो स्लैश स्लैश लिखा जाता है वहां पर, ठीक है कि नहीं। कुछ एक्सरसाइज हैं इसकी, अपन इनके बारे में बात करते हैं लास्ट, इसके अपने लेक्चर के लास्ट में, ठीक है कि नहीं। दूसरा टॉपिक है अपना, वो है वेरिएबल एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है कि नहीं। अभी हमने जो कंप्लीट किया है अपने टॉपिक लिस्ट से, वो अभी गेटिंग स्टार्टेड कंप्लीट किया है, जिसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना सीख गए। ओके, दूसरा टॉपिक है हमारा, वो है वेरिएबल एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है कि नहीं। ओके, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, इसके बारे में वेरिएबल एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में, और जानेंगे कि क्या होता है वेरिएबल एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और कैसे सी में इसका यूज किया जाता है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि वेरिएबल एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हम फ़ारेनहाइट सेल्सियस का एक बहुत अच्छा कोड लिखेंगे, सेम इसी तरीके की विम स्क्रीन पर कोड लिखेंगे। आप लोगों का आज के सेशन का ये सबसे बड़ा काम है कि जिन जिन स्टूडेंट्स को ये बिम एक्सेसिबल नहीं है, इस तरीके का लिनक्स का एक्सेसिबल नहीं है, वो पाइथन वाले सेशन में जाएं, स्टार्टिंग की 2 वीडियो मैंने बताया जैसा देखें, और उसके बाद AWS पर VM क्रिएट करके अपना, और उसे विम से कनेक्ट करके, और सॉरी उसे पुटी से कनेक्ट करके IP एड्रेस को, और उसके बाद इस तरीके का एक्सेस करने की कोशिश करें, ठीक है कि नहीं। आपको 2 एक्सरसाइज ये किताब के द्वारा मिली हुई हैं, ये आपको भी कंप्लीट करनी है कि रन हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ऑन अवर सिस्टम, आपके सिस्टम में जैसे हमने भी रन किया इस तरीके से रन करना है। एक्सपेरिमेंट विद लीविंग आउट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू सी व्हाट एरर मैसेज यू गेट, जैसे कि हमने मेन फंक्शन ही नहीं लिखा था तो क्या एरर मैसेज आया। इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि क्या एरर मैसेज आएगा अगर हम मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे, है ना। तो आपको भी सेमीकोलन मत लगाओ, देखो क्या एरर मैसेज आता है, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से आप कोड लिखने की कोशिश करो, देखो क्या एरर मैसेज आता है। ये बोलते हैं सी कंपाइलर विल प्रोड्यूस एन एरर मैसेज, क्या एरर मैसेज प्रोड्यूस करता है वो देखें आप यहाँ पे, है ना। एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन प्रिंट्स argument string constant slash c where c is some character not listed above। ओके, तो आप क्या स्लैश एन की जगह पे स्लैश सी लिखना, और देखना फिर कि प्रिंट में किस तरीके की प्रिंटिंग होती है, ठीक है कि नहीं। यहाँ जैसे हमने स्लैश एन लिखा है, इस तरीके से स्लैश सी लिख के देखना, और आपको पता लगेगा। आप इसको रन करने की कोशिश करें, इससे जिससे कि आप खुद अपने आउटपुट देख पाएँ, ठीक है। ओके, आज के क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में अपन इसको चालू करेंगे, ठीक है। ओके, वेरिएबल एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है कि नहीं। और अगर उस क्लास में अपने पास और टाइम बचता है, देन वी विल गो टू द 4 स्टेटमेंट, ठीक है कि नहीं। हमने आज की क्लास में मेनली टॉप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन ये देखा कि हम व्हाट विल हैपन इफ वी वांट राइट मेन फंक्शन टू अवर सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, उसको हमने देख लिया। एंड हाउ टू कंपाइल ए सी कोड इन यूनिक्स, ये हमने देख लिया है। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि यूजर डिफाइंड नेम से कैसे एग्जीक्यूटेबल क्रिएट किया जाता है। हर बार ए डॉट आउट ही क्रिएट होगा, लेकिन अगर हमको नहीं चाहिए कि ए डॉट आउट नहीं बनाना, हमको कुछ अलग से एक्स वाई जेड या हेलो डॉट आउट बनाना है, तो किस तरीके से एग्जीक्यूटेबल फाइल को इस तरीके से क्रिएट किया जाता है वो, है ना। ओके, हमने ये कवर कर लिया कि सी में फंक्शन क्या होते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा है। फंक्शन की प्रॉपर एक अच्छी डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल है कि फंक्शन कंटेन्स स्टेटमेंट्स दैट स्पेसिफाई द कंप्यूटिंग ऑपरेशंस टू बी डन एंड वेरिएबल स्टोर वैल्यूज यूज ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में कहीं भी आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो, यू विल गेट 100% मार्क्स। ओके, सो कीप इट विद यू। ओके, ओके, रेंज के बारे में हम अगली बार पढ़ेंगे। इज प्रिंटफ फंक्शन इज पार्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ये हमने पढ़ चुके हैं, इस क्वेश्चन को भी हम देख चुके हैं कि प्रिंटफ फंक्शन सी प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है।
क्या है ये? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी stdio.h का पार्ट है। इसके बारे में और देख लेंगे हम अगली बार। ओके, एंड राइट जस्टिफाइड के बारे में भी देखेंगे हम आगे, मैक्रोज के बारे में पढ़ेंगे, तब इस पर आगे अपन बात करेंगे। इम्पोर्टेंट नोट्स में हमने आज एक चीज़ को कवर किया है, केवल एक ही नोट हमने लिखा है अदर देन द रीडिंग, कि द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन डबल कोट्स लाइक दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये आपको भी याद रखना है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट होता क्या है, ठीक है कि नहीं? ओके, दैट्स फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।